पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई। पानीपत की प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जहीरुद्दीन बाबर ने लोदी को परास्त किया था। अब सैन्य बल की बात करते हैं। बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें थी। इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 30,000 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। मतलब सैनिक के मामले में देखा जाए तो बाबर की सेना से इब्राहिम लोदी की सेना लगभग दुगनी थी। तो बाबर जीता क्यों? जब सेना इब्राहिम लोदी की बड़ी थी तो बाबर युद्ध को कैसे जीत जाता है? तो यहां काम करता है बाबर की युद्ध की रणनीति। क्या रणनीति थी उसको आगे देखते हैं। अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि बाबर की तुलुगमा और अरबा की रणनीति ने भी उसे जीत के लिए प्रेरित किया। तुलुगमा और अरबा की रणनीति क्या थी देखते हैं। तुलुगमा युद्ध नीति, इसका अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में बाएं, दाहिने और मध्य में विभाजित करना। बाएं और दाहिने भाग को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे के भाग में विभाजित करना। इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सेना का उपयोग किया जा सकता था। तो तुलुगमा युद्ध नीति क्या था? देखिए ऐसा, अगर हमको इस तरफ अटैक करना है तो एक टुकड़ी को यहां रखता था, एक टुकड़ी को यहां और एक टुकड़ी को यहां। अब ये दोनों जब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, मान लो यहाँ पे दुश्मन है तो यहाँ आगे बढ़ा, इधर से ये चला, ये और आगे बढ़ा, ये और आगे बढ़ा, तो इसको घेर लेता था। ठीक है, मिटाते हैं इसको। आगे अरबा युद्ध नीति, ये क्या था? केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को तब बैलगाड़ियां अरबा प्रदान की जाती थी। केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को तब बैलगाड़ियों को अरबा कहा जाता था। बैलगाड़ियों को अरबा कहा गया है, प्रदान की जाती थी, जिन्हें दुश्मन का सामना करने वाली पंक्ति में रखा जाता था और ये जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से एक दूसरे से बंधे होते थे। अरबा के पीछे तोपों को रखा जाता था ताकि पीछे छिपकर दुश्मनों पर प्रहार किया जा सके। क्या था कि ये बैलगाड़ी एक यहाँ इस तरह से, और इसके पीछे जो है तोप रखे जाते थे। तोप यहाँ से छिप कर वार किया जाता था। इधर दुश्मन है, दुश्मनों पे वार किया जाता था। ठीक है, ये था अरबा यानी कि तोप के आगे बैलगाड़ी का एक लाइन से लगाया जाता था दुश्मन पर वार करने के लिए, और उसके पीछे सैनिक होते थे। तो तुलुगमा नीति और अरबा युद्ध नीति, ये बाबर 2 युद्ध नीति का उपयोग किया था। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अब है युद्ध का परिणाम। काबुलिस्तान के तिरिमुत शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया। इस जीत ने बाबर को भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी।
और सामंतों तथा सेनापतियों, वे सिपाही जो दूसरे मुल्क में लड़ाई के लिए रखे जाते थे, उसे सामंत बोला जाता था, ने लोदी वंश को वहीं छोड़ दिया। उनमें से अधिकांश ने दिल्ली के नए शासक के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। ये हो गया परिणाम। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा जाता है और उसके सामंत और जो सेनापति थे वो इब्राहिम लोदी को वहीं युद्ध स्थल में ही छोड़ करके चले जाते हैं। और उनमें से बहुत सारे उसके सेनापति और उसके सामंत जो उसको सिपाही सैनिक थे, वो दिल्ली का जो नया शासक बना उसका आधिपत्य जो है स्वीकार कर लेता है। अब चर्चा करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि 1556 में हुआ था। ठीक है, चलो पानीपत का द्वितीय युद्ध क्या था देखते हैं इसको जरा। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू था, पूरा नाम क्या था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी। ठीक है, मतलब पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ था, 5 नवंबर 1556। किसके किसके बीच? उत्तर भारत के हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका लोकप्रिय नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चले संघर्ष में अंतिम निर्णय मुगलों के पक्ष में हो गया और अगले 300 वर्षों तक सत्ता मुगलों के पास रही। कितने वर्षों तक? अगले 300 सालों तक। ठीक है, इसका पृष्ठभूमि देखते हैं। इस युद्ध का पृष्ठभूमि क्या था, कारण क्या रहे इसके? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था, जिसने दिल्ली के लिए युद्ध में अकबर या हुमायूं की सेना को हराया था। सम्राट हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था, जिसने दिल्ली के लिए युद्ध में अकबर एवं हुमायूं की सेना को हराया था। हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी का था। हेमू सन 1545 से 1553 तक शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह का सलाहकार भी रहा। उसने सन 1553 से 1556 के दौरान इस्लाम शासन के महामात्य यानी कि प्राइम मिनिस्टर और इस्लाम शाह के सेनानायक यानी चीफ ऑफ आर्मी के रूप में 22 युद्ध जीते, जो कि सूरी शासन के विरुद्ध अफगान के विद्रोह को समाप्त करने के लिए लड़े गए थे। ये हेमू का बैकग्राउंड था। ठीक है, आगे देखते हैं। चौबीस जनवरी 1556 को मुगल शासक हुमायूं की दिल्ली में मृत्यु हो गई और उसके पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी बना दिया गया। 24 जनवरी 1556 को मुगल शासक हुमायूं की दिल्ली में मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी अकबर को राजा बनाया गया, मुगल बादशाह बनाया गया। उस समय अकबर मात्र 13 वर्ष का था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर में अकबर का राज्य अभिषेक किया गया। राज्य अभिषेक के समय मुगल शासन काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों तक सीमित था। कहाँ कहाँ? काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब। मुगल साम्राज्य यहाँ तक विस्तृत था। ठीक है, युद्ध के बारे में देखते हैं। अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान ने युद्ध में भाग नहीं लिया तथा वह युद्ध क्षेत्र से 5 कोस यानी कि 5 मील दूर तैनात थे।
बैरम खान ने 13 वर्षीय बाल राजा को व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय उसे 5000 अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सबसे वफादार सैनिकों के एक विशेष गार्ड के साथ सुरक्षा प्रदान की गई थी और वह युद्ध के मैदान में से एक सुरक्षित दूरी पर तैनात था। अकबर और उसका सैनिक बैरम खान जो है सेनापति युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। मुगलों की एक अग्रगामी सेना की टुकड़ी में 10,000 घुड़सवार होते थे, जिनमें से 5,000 अनुभवी सैनिक थे जो हेमू की अग्रिम पंक्ति की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे। हेमू ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। हेमू की सेना 1500 हाथियों और उत्कृष्ट तोपखाने से सुसज्जित थी। ठीक है। हेमू 30,000 की सुप्रशिक्षित राजपूत और अफगान अश्वरोही सेना के साथ उत्कृष्ट कर्म में आगे बढ़ा। ये हो गया दोनों के पास कितना कितना सैनिक थे। इस तरह से युद्ध जो है लड़ने जा रहा था। युद्ध का परिणाम, हेमू अपने सैन्य बल से युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अकबर की सेना ने हेमू की आंख में तीर मारकर उसे घायल कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया और यह घटना युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहे हेमू की हार का कारण बन गई। हेमू जो है युद्ध जीत रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक तीर जो है हेमू की आंख में लग जाता है और वह घोड़े पर से गिर जाता है। और जब उसको घोड़े पर नहीं देखती है हेमू के जो और सैनिक थे, तो उनमें भागदौड़ मच जाता है कि हमारा राजा जो है वो पकड़ा गया, और सब भागने लगते हैं। ये दुर्भाग्य था हेमू का। हेमू को हौदा यानी कि घोड़े की पीठ पर सवारी के लिए गद्दी, घोड़े की पीठ पर जो बैठने के लिए गद्दी होता है उसे हौदा कहते हैं। तो हेमू को हौदे पर न देखकर हेमू की सेना में खलबली मच गई और इसी भ्रम की स्थिति के कारण वह हार गया। युद्ध समाप्त होने के कई घंटे बाद हेमू को मृत अवस्था में पाया गया और उसे शाह कुली खान मरहम द्वारा पानीपत के शिविर में अकबर के डेरे पर लाया गया। हेमू के समर्थकों ने उसे सिर छेदन स्थल पर एक स्मारक का निर्माण कराया, जो आज भी पानीपत में जिंद रोड पर स्थित सौंधापुर गांव में मौजूद है। ये हो गया आपका दूसरा विश्व युद्ध, ये हो गया आपका पानीपत का दूसरा युद्ध। अब देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध। तीनों पानीपत में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, उसको तीनों को हम एक ही वीडियो में देख लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 फरवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील यानी कि 95.5 किलोमीटर, यानी अगर देखा जाए तो 1 मील बराबर 1.5 किलोमीटर से थोड़ा अधिक होना चाहिए होता है। उत्तर में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? उत्तर में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है। उत्तर में मराठा साम्राज्य, ठीक है, मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था वर्सेस, ये युद्ध हुआ। नेक्स्ट, इसका पृष्ठभूमि देखते हैं हम लोग। इस युद्ध में दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब, दोआब के रोहिला नवाब और अवध के नवाब सुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अरे यार, इस युद्ध में दोआब के रोहिला अफगान
और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। सैन्य बल। सैन्य दृष्टि से सेना ने युद्ध में अफगान और रोहिलों की भारी घुड़सवार सेना व तोपखाने, जिसका नेतृत्व अहमद दुर्रानी और नजीब-उद-दौला ने किया, ने मराठों की फ्रांसीसी आपूर्ति वाली तोपखानों व घुड़सवार सेना को परास्त कर दिया। 18वीं सदी में हुए युद्धों में इसे सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इसमें दो सेनाओं के बीच युद्ध में एक ही दिन में सबसे बड़ी संख्या में मौतें हुई। ठीक है। सैन्य बल में देखा जाए तो क्या हुआ, मराठों का किसका सपोर्ट था, फ्रांसीसियों का सपोर्ट था, और लेकिन अहमद शाह अब्दाली फिर भी जो है मराठों को हरा देता है। मराठों मतलब अकेले नहीं थे, 2-3 इनका कॉम्बिनेशन था, इसीलिए यहाँ मराठों लिखा गया है, कॉम्बिनेशन के साथ आए थे ये भी। पृष्ठभूमि। 27 वर्ष के मुगल मराठा युद्ध के बाद 1680 से 1707 के बाद मुगल साम्राज्य के पतन के कारण मराठा साम्राज्य ने तेजी से विस्तार किया। 27 वर्ष के मुगल मराठा युद्ध के बाद, मुगलों से लड़ाई करने के बाद और मुगल साम्राज्य के पतन के कारण मराठा साम्राज्य जो है बहुत तेजी से विस्तार किया था भारत में। भारत का जो नक्शा उस समय का था वहाँ पर पेशवा बाजीराव ने गुजरात और मालवा पर नियंत्रण कायम कर लिया था। पेशवा बाजीराव ने गुजरात और मालवा पर नियंत्रण कायम कर लिया था। आखिरकार वर्ष 1937 में बाजीराव ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में मुगलों को हरा दिया और मराठा नियंत्रण के तहत दक्षिण के पूर्व मुगल प्रदेशों का अधिकांश भाग अपने कब्जे में कर लिया। इससे अहमद शाह अब्दाली के दुर्रानी साम्राज्य के साथ मराठों का सीधा टकराव हुआ। वर्ष 1759 में उसने पश्तून जनजातियों की एक सेना तैयार की, जिससे पंजाब में छोटे मराठा सरदारों के खिलाफ कार्रवाई में लाभ प्राप्त हुआ। इसके बाद उसने अपने भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर मराठों के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन में गांगे द्वाब के रोहिला अफगानों को शामिल किया। पश्तून जनजाति का सेना तैयार किया था अहमद शाह अब्दाली। अगला, अब शुजा-उद-दौला की भूमिका क्या थी इसमें? मराठों के साथ साथ अफगानों ने भी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को अपने शिविर में शामिल करने की कोशिश की। शुजा-उद-दौला जो है इसको मराठा तो चाह ही रहे थे कि शामिल हो, और अफगान भी चाह रहे थे। वो अफगान, अहमद शाह अब्दाली अफगान था, वो भी चाह रहे थे कि हमारे तरफ शामिल हो। जुलाई के अंत तक शुजा-उद-दौला ने अफगान रोहिला गठबंधन में शामिल होने का फैसला कर लिया। किधर? अफगान रोहिला गठबंधन शामिल होने का फैसला कर लिया, जो कि इस्लाम की सेना के रूप में जाना जाता है। अफगानों के लिए यह रणनीतिक रूप से एक बड़ा नुकसान था। मराठाओं के लिए रणनीतिक रूप से एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि शुजा-उद-दौला ने उत्तर भारत में अफगान सेना के लंबे समय तक प्रवास के लिए वित्त प्रदान किया था। अफगान जब युद्ध कर रहे थे तो उसको रहने के लिए लंबे समय तक उसको धनराशि जो है ये फंडिंग किया था। इससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या अफगान रोहिला गठबंधन के बाद शुजा-उद-दौला के समर्थन के बिना मराठा अपना संघर्ष जारी रख सकेंगे। खाद्य आपूर्ति में बाधा। आखिरकार अगस्त 1760 में मराठा शिविर दिल्ली पहुंचा और उसने शहर पर धावा बोल दिया। इसके बाद यमुना नदी के किनारे एक मुठभेड़ और कुंजपुरा में एक युद्ध हुआ, जिसमें मराठा
मराठों ने लगभग 15,000 की अफगान सेना को हराकर युद्ध जीत लिया। यहाँ क्या हुआ ना, 1760 में दिल्ली पहुंचा और उस शहर पर धावा बोला। उसके बाद यमुना नदी के किनारे मुठभेड़ हुआ, जिसमें लगभग 15,000 की अफगान सेना थी, उसको हरा दिया मराठाओं ने और युद्ध को जीत लिया। बाद में हालांकि अब्दाली ने अक्टूबर में बागपत में यमुना नदी को पार कर दिल्ली में अपना मूल मराठा शिविर बनाया। आखिरकार पानीपत शहर में मराठों के खिलाफ अब्दाली के नेतृत्व में 2 महीने की लंबी घेराबंदी हुई। घेराबंदी के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे की आवश्यक आपूर्ति को बाधा पहुंचाने की कोशिश की। इसमें अफगान काफी अधिक प्रभावी हुए और नवंबर 1760 के अंत तक उसने मराठाओं के शिविर में होने वाली लगभग सभी खाद्य आपूर्ति को बाधित कर दिया। ठीक है। मराठा शिविर में दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत तक भोजन समाप्त हो गया। कौन सा साल चल रहा है? 1760। और हजारों की संख्या में मवेशियों की मृत्यु होने लगी। भूखमरी से मरने वाले सैनिकों में जनवरी की शुरुआत में खबरें आने लगी थी। भूखमरी से इसके सैनिक भी मरने लगे थे, इसका खबर आने लगा था जनवरी की शुरुआत में। मराठा प्रमुख युद्ध, अब युद्ध के बारे में देखते हैं। मराठा प्रमुखों ने अपने सेनानायक सदाशिवराव भाऊ से आग्रह किया कि उन्हें भूख से मरने के बजाय युद्ध में मरने की इजाजत दी जाए। यह लड़ाई कई दिनों तक चली और इसमें लगभग 1,25,000 से अधिक सैनिकों को शामिल किया गया। दोनों तरफ की सेनाओं को हुए नुकसान व फायदे के साथ ही यह युद्ध लंबे समय तक चला। अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में सेना कई मराठा पक्षों का खात्मा करने के बाद विजयी हुई। अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में सेना कई मराठा पक्षों का खात्मा करने के बाद विजयी हुई। युद्ध में दोनों पक्षों की क्षति का आकलन इस प्रकार किया गया कि युद्ध में 60,000 से 70,000 के बीच सैनिक मारे गए, जबकि घायल और कैदियों की संख्या में काफी अंतर पाया गया था। युद्ध के अगले दिन लगभग 40,000 मराठा कैदियों का कत्ल कर दिया गया था। युद्ध के अगले दिन लगभग 40,000 मराठा कैदियों का कत्ल कर दिया गया था। युद्ध का परिणाम। युद्ध का परिणाम उत्तर में आगे के मराठा प्रगति और लगभग 10 वर्षों के लिए अपने क्षेत्रों की अस्थिरता को रोकना था। 10 वर्षों की इस अवधि को पेशवा माधवराव के शासन के रूप में चिन्हित किया गया, जिसे पानीपत के युद्ध में हार के बाद मराठा वर्चस्व के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। मराठा साम्राज्य युद्ध समाप्त होने के हारने के बाद 10 वर्षों के बाद फिर से हालांकि उठ खड़ा होने में सक्षम हो पाया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के 10 वर्ष बाद 1771 पेशवा माधवराव ने एक अभियान के तहत उत्तर भारत में एक बड़ी मराठा सेना भेजी थी, जिसका मतलब था उत्तर भारत में मराठा वर्चस्व को फिर से स्थापित करना। अफगानों के साथ या तो पक्षपातपूर्ण विध्वंस शक्तियां जैसे रोहिलों या पानीपत के युद्ध के बाद मराठा वर्चस्व को हिलाकर रख दिया था। इस अभियान की सफलता को पानीपत की लंबी कहानी की अंतिम गाथा के रूप में देखा जा सकता है। समाप्त।